Good morning, students. Students, today we are going to discuss about weight. Students, ग्रेविटेशन में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेट. स्टूडेंट्स, एक्चुअल में वेट है क्या? हम बोलते हैं कि हमारा वेट कितना है. तो वेट क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है. तो स्टूडेंट्स, हमारा वेट जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है. आवर वेट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस एंड द अर्थ. तो हम ये भी कह सकते हैं कि द वेट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द वेट इज़ द फोर्स exerted by the earth on an object towards its center. अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने सेंटर की ओर जो फोर्स लगाती है, मतलब जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर की ओर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाती है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. स्टूडेंट्स, जनरली वेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. आप याद रखना, जो वेट होता है इट इज डिनोटेड बाय W. हम इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं. एंड मैथमेटिकली जो वेट होता है मैथमेटिकली W इक्वल टू mg. स्टूडेंट्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन हमेशा याद रखना. किसी भी बॉडी का वेट कितना होगा, जितना उस बॉडी का मास होगा इनटू जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वहाँ पर वैल्यू होगी. हमने डिस्कस किया है कि जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसकी वैल्यू के अंदर वेरिएशन आता है. तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हमें अपना वेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करना है, तो वो वेट कितना होगा, जितना उस बॉडी का मास है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू की जो वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बॉडी का वेट आ जाएगा. स्टूडेंट्स, हमने ये माना हुआ है कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू है वो लगभग एक जैसी रहती है, और वो हम कितनी लेके चलते हैं, वो हमने मान रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो g की वैल्यू है ये अर्थ की सरफेस पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. आपको पता है g की वैल्यू चेंज हो जाती है. अर्थ की जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग भी g की वैल्यू के अंदर चेंज आता है. बट हमने एज्यूम किया है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है और हमारी अर्थ की सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी है, हर जगह पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा बॉडी का वेट. तो हमें पता है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस भी किया है कि वेट क्या है. अब देखो, मैं यहाँ पे सीधा खड़ा हूँ, अर्थ मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स. तो जितना फोर्स अर्थ मेरे ऊपर एक्सर्ट करती है वही मेरा वेट है. तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट है. क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होता है. जी सभी के लिए सेम होगा, मास अलग अलग होगा, तो वेट भी सभी का अलग अलग होगा. स्टूडेंट्स, अब क्योंकि वेट इज नथिंग, इट इज़ अ फोर्स. वेट कुछ अलग नहीं है, वो एक फोर्स है. तो जो SI यूनिट होती है वेट की, वो भी फोर्स की ही यूनिट होती है, न्यूटन. सो द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. स्टूडेंट्स, जो SI यूनिट होती है वेट की वो न्यूटन ही होती है.
ये याद रखना, अगर मेरा वेट है 10 न्यूटन तो हम लिखेंगे W इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि वेट हमारा फोर्स ही है और वो फोर्स जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना आप। उसके बाद आती है कि वेट एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने डिस्कस भी किया है कि वेट इज नथिंग, इट इज़ अ फोर्स। वेट कुछ अलग नहीं है, वो एक फोर्स ही है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखना, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चार चीजें हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, तो हम क्या कहेंगे, वेट की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे वेट को, कि वेट इज द फोर्स exerted by the earth on any object towards its center. Mathematically W is equal to mg. The SI unit of weight is Newton and weight is a vector quantity. तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम 9.8 की बजाय कई बार इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, ये भी एक्यूरेट ही मानी जाती है। तो उस बॉडी का वेट कितना हुआ, m इंटू जी, 10 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हुआ 100 न्यूटन। तो उस बॉडी का वेट हुआ 100 न्यूटन। स्टूडेंट्स अब हम वेट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस बॉडी का वेट होगा mg, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो मैं कहूँगा 1 किलोग्राम मास की कोई भी चीज़ अगर वो अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी है तो वो अर्थ की सरफेस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, वो अर्थ की सरफेस पे 9.8 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करती है। उस बॉडी का वेट कितना है, 9.8 न्यूटन। स्टूडेंट्स हम इसे 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं अगर हम जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, उस बॉडी के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें वेट का मैथमेटिकल रिलेशन पता है कि जो वेट है ये होता है W इक्वल टू m इंटू जी, और हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर है और इसकी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास आता है दैट W इज प्रोपोर्शनल टू m, कि जो बॉडी का वेट होगा वो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जितने ज़्यादा मास की बॉडी होगी वो अर्थ के ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस बॉडी का वेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेनली वेट के लिए हम मास को देखेंगे, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका वेट भी ज़्यादा है। बट स्टूडेंट्स जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है। अर्थ की शेप का जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमने डिस्कस किया है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी का वेट कितना होगा, हमें पता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो जी की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 0 होती है।
तो अगर मैं किसी बॉडी को उठा के अर्थ के सेंटर पे रख दूँ तो W इक्वल टू m इंटू 0 दैट इज 0। सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है तो बॉडी का वेट भी 0 होता है। बट स्टूडेंट्स मास कभी भी 0 नहीं होता। वहां पर आप जिस बॉडी को लेकर जाओगे उसका मास होगा बट वेट उसका कितना होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स। सो हमारे पास जो वेट है स्टूडेंट्स, वेट के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है W इक्वल टू mg, हम उसको यूज कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पोल के ऊपर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इक्वेटर के ऊपर g की वैल्यू मिनिमम होती है। हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने ये सब डिस्कस किया है कि पोल पे g की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पे g की वैल्यू मिनिमम होगी, तो पोल के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट भी मैक्सिमम होगा और इक्वेटर के ऊपर जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम होगा। तो वेट के बारे में हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं वो सब हमें पता होनी चाहिए। वेट क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे एक्सर्ट करता है। मैं अर्थ की सरफेस पे जितना फोर्स लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर, वो मेरा वेट है। या दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे कि वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो वेट जो होता है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है mg, W इक्वल टू mg। स्टूडेंट्स, वेट फोर्स को ही बोलते हैं, तो वेट की जो SI यूनिट होती है वो सेम होती है जो फोर्स की होती है, W इक्वल टू mg एंड द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अब क्योंकि ये फोर्स है और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, तो हम कहेंगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ही अर्थ के सेंटर की ओर होती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी बॉडी का वेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस बॉडी के मास को हम वहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस बॉडी का वेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान लें कि कहीं g की वैल्यू कांस्टेंट है, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर हम ये एज्यूम कर लें कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो वेट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका वेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें g की, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, g की वैल्यू चेंज होती रहती है, पोल्स के ऊपर g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो बॉडी का वेट भी पोल पे मैक्सिमम होगा। इक्वेटर पे g की वैल्यू मिनिमम होती है, तो इक्वेटर पे वेट भी मिनिमम होगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g की वैल्यू 0 होती है, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बॉडी का वेट भी 0 होगा। स्टूडेंट्स, now we will discuss about the weight of an object on the surface of moon. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट वेट कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है अर्थ पे वो कितना होता है, जितना उस बॉडी का मास होता है इनटू जितनी वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अब सेम वे में अगर हम इसे डिफाइन करें कि डिफाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हम क्या कहेंगे कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the surface of moon may be defined as the force of attraction between that object and the moon। या हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि it is the force of attraction with which the body gets attracted towards the center of the moon। भाई मून के सेंटर की ओर बॉडी जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगी वही उस बॉडी का वेट होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी अलग अलग है। अब हम दोनों की ग्रेविटी में रिलेशन भी देखेंगे कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मून की ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो हमारे अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। हमारी जो ग्रेविटी है वो उन गैसेज को बांध के रखती है अपने साथ, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है और अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है।
अगर हम मून की बात करें, मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत वीक है अर्थ के कंपैरिजन में। वहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो मून को एस्केप कर जाती हैं, इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो अभी आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉडी हैविंग मास m. Let us consider a body having mass m. स्टूडेंट्स, कोई बॉडी है जिसका मास है m। अब उस बॉडी का अर्थ की सरफेस पे वेट कितना होगा? द वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, स्टूडेंट्स हमें पता है अर्थ की सरफेस पे जो वेट होगा बॉडी का वो कितना होगा? WE, ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑन अर्थ, दैट इज इक्वल टू मास उस बॉडी का इनटू जितनी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होता है बॉडी का वेट। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है एज वी नो दैट हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किसके इक्वल होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। ME रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। RE मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्मॉल e अर्थ को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स, इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं GE की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 मेरे पास आएगी स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स हमारे पास द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सिमिलरली हम ये डिस्कस करेंगे कि उसी बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा। अब बात आती है कि मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। अब हम सपोज करते हैं कि लेट GM बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसे एक बार नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड आउट किया है बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम फाइंड आउट करेंगे द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, लेट GM बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स, हमने ये मान लिया कि मून की सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो GM है, देन WM which means weight of that object on the surface of moon is given by जितना उस बॉडी का मास है इनटू जितनी उस बॉडी जितना मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेट आएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगेन वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इनटू मास ऑफ मून, सेम अर्थ की तरह स्टूडेंट्स, इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। ये याद रखना,
सेम, क्योंकि मून एक अलग ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक अलग ऑब्जेक्ट है। अर्थ की सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो होगा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सिमिलरली सेम वे में अगर हम उसी ऑब्जेक्ट का वेट करें मून पे ले जाके, तो मून पर ले जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशंस को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये है वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ये इक्वेशन बताती है वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 3 बाय सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 वी गेट डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन सेकेंड वी गेट, जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगी, राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगी। तो ये आएगा WM बाय WE इज इक्वल टू, WM आपके पास था GMM इंटू M डिवाइड बाय RM स्क्वायर होल डिवाइड बाय GME इंटू M डिवाइड बाय RE स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और WM बाय WE इज इक्वल टू हमारे पास आया GMM इंटू M डिवाइड बाय RM स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा RE स्क्वायर डिवाइड बाय GME इंटू M। अब स्टूडेंट्स यहाँ से G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास आया WM बाय WE इज इक्वल टू मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास आती है स्टूडेंट्स। आपकी बुक में स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो फिक्स है, मून का जो मास है वो फिक्स है, अर्थ की रेडियस भी फिक्स है, मून की रेडियस भी फिक्स है। मैं आपको बताऊं तो जो अर्थ का मास है वो है, जो अर्थ का मास है स्टूडेंट्स वो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये जो अर्थ का मास है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। मून का जो मास है स्टूडेंट्स, मास ऑफ मून दैट इज इक्वल टू 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। अर्थ का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द अर्थ वो है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और स्टूडेंट्स जो मून का रेडियस है, मून का जो रेडियस है वो है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये चार स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स WM बाय WE इज इक्वल टू, ये आपका सोल्व करने के बाद आएगा नियर अबाउट 1/6 और हम लिखेंगे WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट्स।
और ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि सेम ऑब्जेक्ट का अगर मैं वेट लूँ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और साथ साथ ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो क्या डिफरेंस आएगा? उसका जो वेट होगा मून की सरफेस पे वो अर्थ के ऊपर वेट का 1/6 टाइम्स होगा, मतलब 6 गुना कम वेट आएगा। यानी कि अर्थ की सरफेस पे उसका जो वेट है उसका 1/6 होगा मून के ऊपर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट लेते हैं और फिर उसका वेट करें अर्थ पे आके, तो उसका वेट अर्थ पे हमें 6 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया? क्योंकि मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास के ऊपर तो कभी कोई फर्क होता नहीं, तो इसका मतलब यहाँ अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसका 1/6 है, 1/6 टाइम्स है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर ज़्यादा है, मून के ऊपर कम है। और कितनी कम है? जितनी अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसका 1/6। तो ये याद रखना, अगर हम सेम ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मून, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ के ऊपर उसका वेट 6 गुना ज़्यादा आएगा और मून के ऊपर उसका वेट 6 गुना कम आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को एक बार नोट डाउन कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसको आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में फेयर भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।